हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं नवीन मिश्रा। आज मैं इग्नू के बीसीए कोर्स के एक सब्जेक्ट है BCS 031 जो कि है प्रोग्रामिंग इन C++, उसका दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं। ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। इसका फर्स्ट पार्ट में मैंने इसी क्वेश्चन पेपर के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया था। आज की वीडियो में मैं क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 तीन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा और उनको एक्सप्लेन भी करूंगा। वीडियो पर जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अपनी क्वेरीज़ या जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो आप कमेंट में डाल दिया कीजिए। मैं उनके आंसर्स देने की कोशिश किया करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। ओके, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर की तरफ, जो कि था हमारा BCS 031 दिसंबर का। तो ये क्वेश्चन था, इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है। उसके वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। अब आगे चलते हैं थर्ड का ए क्वेश्चन, जो कि था कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी। देखो यार, जब मैं कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी की बात करता हूँ ना, तो जनरली स्पीकिंग रीयूजेबिलिटी में हम इनहेरिटेंस को कंसिडर करते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस में एक क्लास की बनी हुई चीज़ें आप दोबारा यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे इन जनरल पूछा गया है, इट्स नॉट अबाउट क्लास। आपके वेरिएबल्स जो हैं, जो आपके मेथड्स हैं, अगर वो क्लास के अंदर नहीं भी हैं तो क्या इनको यूज़ किया जा सकता है, उसको एक्सप्लेन करो। तो थोड़ा थ्योरेटिकल था, प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी मैंने साथ में प्रोग्राम्स बना बना के आपको हेल्प समझाने की कोशिश करी है। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं स्लाइड शुरू कर लूँ। तो रीयूजेबिलिटी होता क्या है, मैंने वही समझाया है कि ओवरऑल मीनिंग यहाँ पे बताना है कि डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्रामिंग कंपोनेंट्स इस तरीके से इन अ वे दैट मल्टीपल एप्लीकेशंस और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम एप्लीकेशन विदाउट मॉडिफिकेशन। जैसे मैंने ये छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लिए हैं और एक जो मेन मॉड्यूल है, मेन मॉड्यूल इनको यूज़ कर रहा है। एक मॉड्यूल जो बना लिया है उसको आप जितनी मर्जी बारी कॉल कर सकते हो, जितनी मर्जी बारी यूज़ कर सकते हो। तो ये रीयूजेबिलिटी कहलाती है। इसका फ़ायदा क्या है? डेवलपमेंट टाइम कम हो जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है, कोड रिलायबल हो जाता है, मेंटेन करना आसान रहता है। C++ सपोर्ट करती है क्लासेस के थ्रू, वर्चुअल फंक्शन के थ्रू, टेम्पलेट्स के थ्रू आप रीयूजेबिलिटी इंप्लीमेंट करते हो C++ में। ठीक है ना। कॉस्ट, एफर्ट, टाइम बचाने के लिए हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पोर्टेबिलिटी बढ़ती है और रिलायबिलिटी बढ़ती है सॉफ्टवेयर की। तो अब C++ में कैसे होता है? तो सबसे पहले मैंने बता दिया फंक्शंस के बारे में कि यार C++ में अगर आपने रीयूजेबिलिटी करनी है तो सबसे आसान तरीका है फंक्शंस। आप एक फंक्शन बना लो, आप उसको जितनी मर्जी बार यूज़ कर लो, तो ये भी तो आपकी रीयूजेबिलिटी ही हुई, जिसका मैंने यहाँ पे प्रोग्राम बनाया है। दो नंबर्स को ऐड करने के लिए मैंने ये ऐड फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है इंटीजर और रिटर्न कर रहा है इन दो वैल्यूज़ का सम। तो रिटर्न करने के लिए इसका रिटर्न टाइप भी हमने इंट रखा हुआ है। नीचे मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन में हमने जैसे ऐड फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है दो वैल्यूज़ के लिए, 5 और 3 के लिए, जिसका आंसर सम 1 में आ गया है। और फिर ऐड फंक्शन को दोबारा कॉल किया है, मतलब इस लाइन को दो बार मैंने यूज़ कर लिया ना, तो ये भी तो रीयूजेबिलिटी है। एक फंक्शन को एक बार बना लो, लेकिन कॉल आप मल्टीपल टाइम्स, 2 बार, 3 बार, 5 बार, जितनी मर्जी बार कर सकते हो। फिर अगेन इनहेरिटेंस। इससे पिछली वीडियो में मैं इनहेरिटेंस बता चुका हूँ कि भाई एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर दूसरी क्लास कॉपी कर लेती है, जो कि रीयूजेबिलिटी और एक्सटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कोड को सपोर्ट करता है। फिर आते हैं टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स होते हैं जेनरिक प्रोग्रामिंग के लिए। जैसे कि अभी आपका ऐड वाला प्रोग्राम है, ऐड वाले प्रोग्राम में अगर तुम 5 और 3 डालोगे फिर तो चल पड़ेगा एज ए नंबर। अगर मैं 2.6 और 3.9 डालूंगा तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे इंट रखा है। अगर आप यहाँ पे फ्लोट रख दोगे तो चल पड़ेगा। अब यही अगर मैं यहाँ पे ए और बी एज करेक्टर्स डालूँ तो फिर नहीं चलेगा, क्योंकि डाटा टाइप मैच नहीं कर रही। तो टेम्पलेट्स क्या करते थे, यहाँ पे जेनरिक बना देते हैं कि यहाँ पे एक एज टेम्पलेट डाल दो। अगर आपने एज ए पैरामीटर टेम्पलेट डाल दिया है तो ये हर एक डाटा टाइप के लिए चल पड़ता है। तो टेम्पलेट्स जेनरिक प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करते हैं। इनहेरिटेंस और टेम्पलेट का एग्जांपल मैंने आगे आपको लिख के दिखाया है यहाँ पे। तो इनहेरिटेंस में सिंपल कोड लिखा है, मैंने इसकी आउटपुट भी नहीं लिखी है क्योंकि यहीं से समय लग जाएगा। बार बार समझा चुका हूँ इनहेरिटेंस मैं अपनी वीडियोज़ में, तो आपको आता होगा। ए ने गेट फंक्शन बनाया, बी ने ए को इनहेरिट किया, पी ने गेट टू फंक्शन बनाया। बी का ऑब्जेक्ट जो है वो ए के गेट को चला रहा है, रीयूजेबिलिटी हो गई, और अपना गेट भी चला रहा है। ये टेम्पलेट बना के दिखा दिया उसी ऐड का। वही जो ऐड कर रहे हो तुम अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, आप क्या करो, ऊपर ये लाइन मेंशन कर दो टेम्पलेट वाली, फिर जहाँ जहाँ आप इंट लिख रहे थे वहाँ वहाँ टी लिख दो, बस हो गया काम आपका।
अब ये हर एक डाटा टाइप्स के लिए कैलकुलेशन परफॉर्म कर देगा। तो ये टेम्पलेट का, इनहेरिटेंस का और फंक्शंस का एग्जांपल था जो आप रीयूजेबिलिटी के कंसेप्ट में लिख सकते थे। ये क्वेश्चन खत्म हुआ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था मल्टीपल इनहेरिटेंस, अगेन उसी के रिलेटेड है, ये सारा ही थर्ड क्वेश्चन रिलेटेड उसी से है। तो अब आ गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है? अगर अगर 2 या 3 क्लासेस को या उससे भी ज़्यादा क्लासेस को एक चाइल्ड क्लास इनहेरिट करती है तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगी। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस वी हैव 2 और मोर पेरेंट्स एंड अ कॉमन चाइल्ड क्लास बिटवीन दीज पेरेंट्स। मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक क्लास एक से ज़्यादा बेस क्लासेस को कंसिडर करती है। मल्टीपल क्लासेस का जब आप नाम मेंशन करते हो तो उसको कॉमा से सेपरेट करते हो, ठीक है ना। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का डेफिनेशन था। इसका नुकसान क्या है और फिर प्रोग्राम। इसका नुकसान है एक डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम क्या है? ये एम्बिगिटी ही है। देखो, ये आपकी मान लो ए क्लास है, ए क्लास के अंदर एक गेट फंक्शन पड़ा हुआ था, ए को इनहेरिट किया बी क्लास ने, तो बी इस गेट को चला सकता है ना। ए को इनहेरिट किया सी क्लास ने, सॉरी, तो सी भी इस गेट को चला सकता है। अब बी और सी को इनहेरिट कर लिया किसने? डी ने। तो ये क्या है? आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस है ना। अगर इतने से एरिया को देखोगे, 2 पेरेंट है बी और सी, उनका कॉमन चाइल्ड है डी, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गई। लेकिन बी और सी दोनों के पास क्या है? ए का गेट फंक्शन पड़ा है। ए का गेट इस रास्ते से भी कॉपी हो रहा है, इस रास्ते से भी कॉपी हो रहा है, तो ये पाथ एम्बिगिटी होती है, ठीक है ना। और ये डायरेक्टली भी कॉल कर सकता है। तो ये डायमंड प्रॉब्लम कहलाती है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक डायमंड प्रॉब्लम होती है। ये कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कोड। अगर आपकी मल्टीपल बेस क्लासेस हैं तो ये कैसे आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, कैसे मैनेज कर रही हैं कोड को, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगेन उसी डायमंड प्रॉब्लम को फिर आपने एम्बिगिटी फॉर्म में भी लिखवाया है कि जब एक डिराइव्ड क्लास मल्टीपल बेस क्लासेस को इनहेरिट करती है तो जिनके मेथड नेम सेम होते हैं तो इससे एम्बिगिटी क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस की। अब एक प्रोग्राम बनाना था, तो ये मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। मैंने एक आसान सा प्रोग्राम बनाया है यहाँ पे, इसका मैंने आउटपुट लगाना भूल गया, पर चलो कोई खास बात नहीं है, इसकी मैंने समझाया ही है। तो देखो क्या किया है। क्लास ए, ये डायमंड प्रॉब्लम ही समझाइए, ये ए क्लास है। अच्छा, इसमें क्या है, कई बच्चे समझेंगे कि भैया मल्टीपल इनहेरिटेंस पूछ रहा है तो हमने उसने प्रोग्राम पूछा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम लिखना है। नहीं, वो कहता है कि जो प्रॉब्लम है मल्टीपल इनहेरिटेंस की उसको एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जैक्ट नहीं था, तो मैंने यहाँ पे डायमंड प्रॉब्लम को ही सॉल्व किया हुआ है या समझाया हुआ है। तो ए क्लास है, ए के पास फंक्शन है मेरा डिस्प्ले नाम का, बी ने इनहेरिट किया ए को, सी ने इनहेरिट किया ए को, डी ने इन दोनों को इनहेरिट कर लिया। डिस्प्ले इस रास्ते से भी आ रहा है, डिस्प्ले इस रास्ते से भी आ रहा है। यहाँ पे अपना खुद का डिस्प्ले भी बना के बैठा है डी, तो अब प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर आप ये लाइन लिखोगे, डी का ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये डिस्प्ले लिखाओगे, तो वो ये वाला डिस्प्ले चलाएगा, लेकिन अभी भी अम्बिजियस है। तो अगर आपने इस डिस्प्ले को चलाना है तो किस रूट को फॉलो कर रहे हो, तो आप इसको इस तरीके से बताते हो कि ऑब्जेक्ट बी का रास्ता फॉलो कर और बी के रास्ते की मदद से मेरे को डिस्प्ले फंक्शन की वैल्यू गेट करके दे, ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन को चला के दे। तो इस तरीके से आपकी एम्बिगिटी का सोल्यूशन है या डायमंड प्रॉब्लम है वो कैसे होती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में भी ये प्रॉब्लम चल जाएगी, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का क्वेश्चन खत्म हुआ। चलते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर अगेन इनहेरिटेंस हायरार्की बताओ, लेकिन इस बार कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की, कि भैया इनहेरिटेंस में कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कैसे चलते हैं, किस ऑर्डर में चलते हैं, ये बताओ एक एग्जांपल के थ्रू। तो चलते हैं अपनी वीडियो पीपीटी की तरफ। देखो है क्या, वो कहना क्या चाहता है, कहना ये कहा चाहता है कि मान लीजिए आपके पास एक बेस क्लास है, इसके पास एक कंस्ट्रक्टर भी है और इसके पास एक डिस्ट्रक्टर भी है। बेस को इनहेरिट कर लिया डिराइव्ड ने। मान लीजिए डिराइव्ड के पास भी क्या है, कंस्ट्रक्टर भी है और डिस्ट्रक्टर भी है। अब आप ऑब्जेक्ट तो डिराइव्ड का बनाते हैं ना, डिराइव्ड D1। अब इस सिचुएशन में कौन सा कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा, ये वाला कि ये वाला, और उसके बाद जब ये ब्रैकेट्स बंद होगी तो इसका मतलब है डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो डिस्ट्रक्टर कौन सा पहले कॉल होगा, ये वाला कि ये वाला। तो यही मैंने बताया है, मैंने कहा C++ प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर्स डिस्ट्रक्टर्स जो हैं इनहेरिटेंस हायरार्की में एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं।
पहले कंस्ट्रक्टर चलेगा बेस क्लास का, मतलब नंबर 1 ये चलेगा, फिर चलेगा डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर नंबर 2, जबकि डिस्ट्रक्टर रिवर्स ऑर्डर फॉलो करते हैं। डिस्ट्रक्टर पहले आपका डिराइव्ड क्लास का चलेगा और फिर चलेगा आपका बेस क्लास का, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस होता है। तो मैंने थ्योरेटिकली यहाँ पे लिख दिया, प्रोग्राम उसने बोलने को वहाँ कहा था, वो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बना दिया। बेस क्लास का मेथड रखा है, मैसेज रखा है कि इसके अंदर सिर्फ एक मैसेज रखा है कंस्ट्रक्टर के अंदर कि भैया कंस्ट्रक्टर चला है। डिस्ट्रक्टर के अंदर मैसेज रखा है कि भैया डिस्ट्रक्टर चला है। डिराइव्ड ने बेस को इनहेरिट किया है, इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर रखे हैं और सिंपल मैसेज रखा है कि डिराइव्ड का कंस्ट्रक्टर चला है और डिराइव्ड का डिस्ट्रक्टर चला है। इसका मेन फंक्शन और बाकी का पार्ट इसमें है। तीसरी क्लास में मैंने ले आया आगे के आगे डिराइव्ड 2, अब बेस थी, उसके नीचे डिराइव्ड थी, उसके नीचे डिराइव्ड 2 थी, अब इसके भी कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर हैं और यहाँ पे मैंने डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है। और अब देखते हैं कि इसका सीक्वेंस क्या फॉलो करता है। तो देखियो सबसे पहले मैसेज आया ये वाला कि भैया मैंने डिराइव्ड D2 का ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब एकदम नीचे वाली क्लास का इसका ऑब्जेक्ट बनाया है। तो सबसे पहले क्या चला, सबसे पहले क्या था, पहली बेस क्लास चली ये वाली, फिर कौन सी चली, दूसरी डिराइव्ड क्लास चली ये वाली, मतलब सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्टर चला, फिर इसका कंस्ट्रक्टर चला और फिर इसका कंस्ट्रक्टर चला, ठीक है ना। तीनों कंस्ट्रक्टर चल दिए। फिर मैंने क्या किया कि हाँ भाई डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो ये मैसेज आ गया आपका। अब डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल हुए, कहता है पहले डिराइव्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, मतलब कि ये वाला 4, फिर अगले डिराइव्ड का ये वाला और फिर ये वाला 6। तो एक स्टैक की तरह काम कर रहा है। जैसे ये स्टैक है आपका, स्टैक के अंदर पहले बेस का कंस्ट्रक्टर गया, फिर डिराइव्ड का कंस्ट्रक्टर गया, फिर डिराइव्ड 2 का कंस्ट्रक्टर गया। ये कंस्ट्रक्टर पुश हुए हैं, लेकिन जब डिस्ट्रक्टर कॉल करेगा रिवर्स ऑर्डर में कॉल करेगा तो डिराइव्ड 2 का पहले डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर डिराइव्ड का और फिर बेस का। तो कंस्ट्रक्टर जिस ऑर्डर में जाते हैं उसके रिवर्स ऑर्डर में डिस्ट्रक्टर्स को कॉल किया जाता होता है। तो ये आपके कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का प्रोग्राम था। एक सिंपल सी डेफिनेशन से मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है, ठीक है ना। उसने तो कहा है कि एक्सप्लेन करो और उसका प्रोग्राम लिखो, तो मैंने एक्सप्लेन एक सिंगल लाइन में ही कर दिया है। तो थर्ड का सी क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब आ गया फ्रेंड फंक्शन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली कॉल्ड क्वेश्चंस, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन द एग्जाम्स। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से फ्रेंड फंक्शन भी एक क्वेश्चन है। इसके फ़ायदे बताओ। अब देखो मैं ना जब क्वेश्चंस करता हूँ कई, तो मैं बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। कई बच्चे कहते हैं कि सर अगर हम इतना बड़ा करने लग जाएंगे फिर तो पेपर ही पूरा नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आपका एग्ज़ाम पूरा नहीं होगा, आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने क्वेश्चन की स्ट्रेंथ बढ़ानी या घटानी है। मैं ऑन एन एवरेज 5 नंबर का क्वेश्चन कैसा होना चाहिए वैसे लिखता हूँ। अगर आप कुछ पॉइंट कम भी लिख दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। समझते हैं, टीचर्स भी समझते हैं कि भाई सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। जो क्वेश्चंस आते हैं उसको जितना मैंने लिखा है उतना एक्सप्लेन करो, और जो क्वेश्चंस कम आते हैं जितना याद रहता है उतना एक्सप्लेन करो। बेसिकली मैं आपको सब कुछ दे देता हूँ, भाई जितना हो सके क्वेश्चन उतना एक्सप्लेन करो, आप जितना याद रहेगा एग्जाम में उतना लिखोगे, ठीक है ना। तो अब वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, कई वीडियोज़ में समझा चुका हूँ पिछली, दोबारा समझ लीजिए। एक क्लास है, इस क्लास का एक फंक्शन जो है वो बन जाता है फ्रेंड। जब वो फ्रेंड बन जाता है, फ्रेंड बनने से इस क्लास का प्राइवेट डेटा हो या पब्लिक डेटा हो या प्रोटेक्टेड डेटा हो, तीनों मेंबर्स को ये असेस कर सकता है, लेकिन क्लास इसका कोई डाटा असेस नहीं कर सकती। और ये जो फंक्शन है ये मल्टीपल क्लासेस का भी फ्रेंड बन सकता है, एक से ज़्यादा क्लासेस का भी फ्रेंड बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बनेगा कैसे फ्रेंड फंक्शन, उस जिस क्लास का ये फ्रेंड बनना चाहता है उस क्लास के अंदर जाके बस एक डिक्लेरेशन दे देगा यूजिंग फ्रेंड के वर्ड, ठीक है ना। तो ये आपका फ्रेंड फंक्शन होता है। अब फ्रेंड फंक्शन की पॉइंट्स क्या क्या हैं, क्या कर रहा है, किसी क्लास के मेंबर्स को उठा सकता है क्लास के बाहर से, ठीक है ना, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्रोटेक्टेड हो, सब उठा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेंड फंक्शन एक से ज़्यादा क्लासेस का फ्रेंड हो सकता है। दे आर नॉट इन द स्कोप ऑफ द फंक्शन टू विच इट इज डिफाइंड एज फ्रेंड। यहाँ पे क्लास लिखना चाहिए था, ये गलत है। जिस क्लास के लिए आप इसको डिफाइन करोगे ना वो क्लास इसको यूज़ नहीं कर सकती, तो स्कोप से बाहर है। फ्रेंड फंक्शन क्लास के अंदर डिक्लेयर होते हैं, डिक्लेरेशन जहाँ मर्जी कर दो, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड जहाँ मर्जी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के बाहर फंक्शन डिफाइन करोगे, फंक्शन जब डिफाइन करना है फ्रेंड कीवर्ड नहीं लगाना, स्कोप रेजोल्यूशन नहीं लगाना, क्लास का नाम नहीं लिखना, जैसे आप एक नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करते हो वैसे ही डिफाइन कर देना। जब कॉल करना है सिमिलरली नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल करना है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम लिखने की जरूरत नहीं है। जब ये आर्गुमेंट्स कंसिडर करते हैं ना, जब फंक्शन, अगर आपका ये फ्रेंड फंक्शन है तो ये आर्गुमेंट जो होगा ये ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट एज आर्गुमेंट्स ये कंसिडर करते हैं। तो ये फ्रेंड फंक्शन की एक्सप्लेनेशन आ गई। इसके फायदे क्या हैं भैया,
तो उन्हीं में से पॉइंट्स में से फ़ायदे निकल सकते हैं कि भैया प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्लास के उठा सकता है, बाकी आप पढ़ लेना ये पॉइंट। एफिशिएंसी इंप्रूव करता है, मोर एफिशिएंट एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है, प्राइवेट डेटा को अच्छे से प्रोवाइड कर सकता है। नॉन मेंबर फंक्शनैलिटी कहता है कि इट कैन बी यूज टू एड फंक्शनैलिटी दैट इज लॉजिकली रिलेटेड टू क्लास बट डजंट बिलोंग टू क्लास। किसी क्लास को एक लॉजिकल कोड चाहिए लेकिन वो लॉजिकली कंसिस्ट नहीं करता, तो इन सच अ केस ये काम कर सकता है। मतलब आप एक कोड चलाना चाहते हैं क्लास के अंदर वाले वेरिएबल्स को, लेकिन जो कोड होगा वो कोड इसका पार्ट नहीं होना चाहिए, तो तब आप ये नॉन मेंबर फंक्शनैलिटी यूज़ करोगे। मॉड्यूलैरिटी अच्छे से प्रोवाइड करते हैं। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? एक प्रोग्राम के छोटे छोटे हिस्से कर देना, मॉड्यूल्स कहते हैं। मॉड्यूलैरिटी अच्छे से प्रोवाइड करता है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कामयाब है। कुछ ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो फ्रेंड फंक्शन की मदद से ही इंप्लीमेंट होंगे, ठीक है ना। फॉर इंस्टेंस बाइनरी ऑपरेटर्स दैट नीड टू ऑपरेट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए क्लास ऑफन रिक्वायर फ्रेंड फंक्शन। हाँ, तो ये वही बता रहा है कि भैया बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग में फ्रेंड फंक्शन आपको जो हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ये आपके एडवांटेजेस हो गए फ्रेंड फंक्शन के। इसमें अगेन सिंटैक्स और एग्जाम्पल लिखने को लिख सकते थे, बट इट्स अगेन जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट पे रहो, ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा। अगर लिख सकते हो तो बहुत बढ़िया, आप सिंटैक्स लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिखने का जरूरत नहीं। तो ये डी क्वेश्चन फ्रेंड फंक्शन खत्म हो गया है। थर्ड क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के आए हैं, पूरा पेपर ही 5-5 मार्क्स का आया है। इससे पिछले भी सारा पेपर 5-5 मार्क्स का आया था, तो बड़ा क्वेश्चन कुछ खास आता नहीं है। 1.5 2 पेज का एक एक क्वेश्चन आपने लिखना है बस। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पिछली वीडियोज में कई बार बताया हुआ है। पॉली का मतलब होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन नेम मल्टीपल फॉर्म्स। एक नाम से अगर मैं 2 अलग अलग फंक्शन बना सकूं या 3 अलग अलग फंक्शन बना सकूं, तो ये ओवरलोडिंग कहलाएगा, और यही ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म आपको फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल कोड लिखने में हेल्प करता है। ये 2 कैटेगरीज में आता है, एक आता है कंपाइल टाइम और एक आता है रन टाइम। कंपाइल टाइम के बारे में समझते हैं पहले। कहता है कि कंपाइल टाइम इंप्लीमेंट कैसे होता है? या तो आप फंक्शन ओवरलोड करते हो या आप ऑपरेटर ओवरलोड करते हो। जब भी आप ओवरलोड करते हो, चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो ऑपरेटर हो, वो कैसे कॉल होगा? कहता है वो मैच किया जाएगा आर्गुमेंट्स के बेस पे। जैसे आपने यहाँ पे 0 आर्गुमेंट रखे हैं, एक में आपने मान लो इंट एक्स एक आर्गुमेंट रख दिया, एक में आपने डाटा टाइप चेंज करके कैरेक्टर एक्स आर्गुमेंट रख दिया। तो मैचिंग आर्गुमेंट्स को मैच किया जाएगा जब आप कॉल करोगे, लाइक गेट 5 आप फंक्शन कॉल करोगे। अब इस वैल्यू को यहाँ से मैच किया जाएगा, पहले नंबर मैच किया जाएगा कि 1 तो 1 ये 2 हैं, फिर डाटा टाइप मैच की जाएगी, 5 इंट है तो इंट तो ये वाला चलाया जाएगा, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन जैसे कौन सा फंक्शन कब कॉल होना है, ये आपको कंपाइलर को कंपाइल टाइम पे ही पता लग चल जाता है, जिससे कि वो एप्रोप्रिएट फंक्शन सही जिस तरीके से कॉल करने में हेल्प करता है। इसी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग या लिंकिंग भी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट फंक्शन कॉल से बाउंड हो गया है कंपाइल टाइम पे, ये ऑब्जेक्ट जैसे है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन कॉल कर रहे तो वो बाउंड हो जाएगा। इसको कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग की मदद से इंप्लीमेंट किया जाता होता है। आगे चलते हैं, अगली टाइप है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की जब बात आ जाए तो इसका मतलब सीधी है कि ये वर्चुअल फंक्शंस हैं, ठीक है ना। अगर आप एप्रोप्रिएट मेंबर फंक्शन को सिलेक्ट कर सको प्रोग्राम के रनिंग के टाइम पे, तो वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको वर्चुअल फंक्शन की जरूरत होगी। रन टाइम पे जब आप क्लास ऑब्जेक्ट उठाओगे तो उस क्लास ऑब्जेक्ट का एप्रोप्रिएट वर्जन ऑफ फंक्शन कॉल करने का जो टाइम होगा वो रन टाइम पे डिसाइड किया जाएगा, तो वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये लेट हो रहा है, कंपाइल करने के बाद हो रहा है, तो इसको लेट बाइंडिंग कहते हैं, इसको डायनामिक बाइंडिंग भी कहते हैं। ये वन ऑफ द पावरफुल फीचर है C++ का, और इसके लिए आपको पॉइंटर्स टू ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है और उसकी टाइप्स ये एक्सप्लेन करी है, ये आप डायग्राम के फॉर्म पे दिखा सकते थे कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म 2 तरीके का है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। कंपाइल टाइम इंप्लीमेंट करते हैं हम फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग से, और रन टाइम इंप्लीमेंट होता है आपका वर्चुअल फंक्शन से। तो मेनली थ्योरी पे फोकस किया है मैंने, कोई प्रोग्राम नहीं इसको फॉलो किया है। आप लिखना चाहे लिख सकते थे यहाँ पे, पर जरूरत नहीं थी क्योंकि वो एक्सप्लेन करने को ही बोल रहा है, तो इसमें शायद आई डोंट थिंक कि प्रोग्राम लिखने की जरूरत है। अब आगे चलते हैं, फोर्थ का बिग पार्ट, ओवरराइडिंग क्या है और प्रोग्राम लिखो ओवरलोडिंग का। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है, कई बच्चे देखेंगे भैया अच्छा फंक्शन ओवरराइडिंग पूछा है फिर प्रोग्राम पूछा है तो ओवरराइडिंग का ही लिख देंगे, नहीं, उसने प्रोग्राम ओवरलोडिंग का पूछा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो चलते हैं आप पहले फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग जो होता है ये पार्ट है आपकी इनहेरिटेंस का। अगेन अगर बेस क्लास ने डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है, डिराइव्ड उसी नाम का फंक्शन दोबारा बना दे अपने अंदर, और इसने बेस को इनहेरिट भी किया होगा, तो ये आपकी ओवरराइडिंग या एम्बिगिटी कहलाती है, ठीक है ना। यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है।
फंक्शन ओवरराइडिंग अकर तब होती है जब डिराइव्ड क्लास स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है उस फंक्शन की जो ऑलरेडी डिफाइंड है। इनका सिग्नेचर सेम होता है, मतलब नेम सेम होते हैं, पैरामीटर सेम होते हैं, सारा कुछ सेम होता है। इससे आप क्या कहते हैं, डिराइव क्लास मॉडिफाई या अपने बेस क्लास के फंक्शन के बिहेवियर को एक्सटेंड कर सकता है, चेंज कर सकता है कि बेस क्लास को डिराइव क्लास को डिस्प्ले फंक्शन ये वाला नहीं चाहिए, डिस्प्ले फंक्शन ये वाला चाहिए। ये फंक्शन ओवरराइडिंग की मदद से इंप्लीमेंट किया जाता होता है। तो ये आपकी फंक्शन ओवरराइडिंग थी। फिर इसका प्रोग्राम ओवरलोडिंग का। मैंने ओवरलोडिंग यहाँ पे डिफरेंट डाटा टाइप से कर दी है, लेकिन अगर आप कम से भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले क्लास बनाई यहाँ पे जो ख़त्म हो रही है आपकी यहाँ पे, और इस क्लास के ये ऑब्जेक्ट बनाए हैं A1, A2 और A3। फिर इस क्लास के अंदर दो वेरिएबल हैं A, B। जब आप A1 ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके अंदर A और B वेरिएबल बन जाएंगे। सिमिलरली A2 के लिए और सिमिलरली A3 के लिए A, B वेरिएबल आपके बन जाएंगे। इनके अंदर वैल्यूज़ डालने के लिए, जैसे 5 और 7, कोई वैल्यूज़ डालने के लिए मैंने गेट फंक्शन रखे हैं, लेकिन गेट फंक्शन मैंने 3 बनाए हैं, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट हो गई। तीनों का नाम सेम है लेकिन आर्गुमेंट्स अलग अलग हैं। और इन वैल्यूज़ को शो करने के लिए मैंने क्या किया है, एक शो फंक्शन रखा है जिसके अंदर A और B को मैंने प्रिंट करवाया। जब मैंने ये फंक्शन कॉल किया A1.get, जैसे मैंने ब्रैकेट खाली रखी है तो ब्रैकेट खाली वाला फंक्शन चलेगा, मतलब ये वाला फंक्शन चलेगा, और A और B की वैल्यू मुझसे यूज़र पूछेगा, और बाद में शो फंक्शन क्योंकि कॉल किया गया है मैंने, तो शो फंक्शन ये वैल्यूज़ को शो करवा देगा। ठीक है। फिर मैंने क्या किया है, A2 ऑब्जेक्ट बनाया है। A2 ऑब्जेक्ट गेट फंक्शन को कॉल करते हुए दो वैल्यूज़ भेज रहा है और दोनों वैल्यूज़ की डाटा टाइप इंटीजर है। तो ऐसे सिचुएशन में आपका दूसरा फंक्शन कॉल होगा जो दो आर्ग्यूमेंट्स हैं और दोनों की डाटा टाइप इंटीजर है, और यहाँ से मैं इंटीजर ही भेज रहा हूँ। तो ये गेट फंक्शन चला, A2 की वैल्यू 33 और 21 हुई, और जो शो फंक्शन की मदद से यहाँ पे शो करवा ली गई। अगली बार मैंने A3 ऑब्जेक्ट बनाया है और उसको मैंने इस बार क्या किया है, पॉइंट्स में वैल्यू भेजी हैं, फ्रैक्शन में वैल्यूज़ भेजी हैं, तो अब ये डबल वाला चलेगा, इसकी कॉल पे ये वाला चलेगा। तो ये फंक्शन चला है और बाद में इन वैल्यूज़ को यहाँ पे यहीं पे मैंने प्रिंट करवा दिया है, मैंने कुछ चेंजेस नहीं करी। ओके, तो बेसिकली आप ये फंक्शन ओवरलोडिंग का प्रोग्राम लिख सकते थे जो उसने लिखने को कहा था। इसी के साथ आपका फोर्थ का बी क्वेश्चन खत्म हो गया है। चलते हैं फोर्थ के सी क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है। अगेन सिमिलरली इनहेरिटेंस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, फटाफट देखते हैं। कहता है कि एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट तब होगी जब उसके पास कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन हो। पीछे अभी प्योर वर्चुअल फंक्शन किया है इसी क्वेश्चन पेपर में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करती हैं, ये एक सब क्लासेस के लिए इंटरफेस तैयार करके देती हैं। क्लासेस जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती हैं, ये इन प्योर वर्चुअल फंक्शंस को दोबारा डिफाइन करेंगी, नहीं तो ये खुद भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएंगी। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। इसका मतलब ये है, क्लास जैसे आपने ए बनाई है, ठीक है ना, और अगर ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो आप इसका ये ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है ना, इंसर्शन नहीं कर सकते। बट पॉइंटर्स एंड रेफरेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन बी, हाँ पॉइंटर बन सकता है, A*P1 अगर मैं बनाऊंगा ये हो सकता है, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर अगर आप प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं भी बना रहे हो, नॉर्मल फंक्शंस बना रहे हो, वेरिएबल्स रख रहे हो, वो हो सकता है, ठीक है ना। ये मेनली अपकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता होता है, ठीक है ना। और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनते होते। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास का डेफिनेशन था। कैसे इंप्लीमेंट होती है, तो ये आपका प्रोग्राम है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। यहाँ पे मैंने क्या किया, एरिया क्लास बनाई है, जहाँ पे कैलकुलेट एरिया नाम का मेथड बनाया है, जो कि एम्प्टी डेफिनेशन है क्योंकि इसको मैंने इक्वल टू 0 कर दिया है। तो ये हमारा है प्योर वर्चुअल फंक्शन। क्योंकि इसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शन आ गया है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। सर्कल ने इस क्लास को इनहेरिट किया है, इसने अपना गेट फंक्शन बनाया, पाई की वैल्यू सेट करी, रेडियस की वैल्यू यूजर से पूछी, और कैलकुलेट एरिया में इसने क्या किया है, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। अब ये देखो, ये कैलकुलेट एरिया बना हुआ है, इसने दोबारा बना लिया है ना, तो अब ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। इसके अंदर इसने अपना फॉर्मूला लगा के रखा हुआ है। एरिया का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर मैं एरिया A1 लिखूंगा तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पे एरर आ जाएगा। लेकिन पॉइंटर बना सकता हूँ, जो मैंने बना दिया। सर्कल का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, बिल्कुल ठीक है, ये वाली क्लास का। सर्कल के ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट फंक्शन कॉल कर सकता हूँ। तो एक डी ऑब्जेक्ट बना है, डी के अंदर आर, पाई और एरिया वेरिएबल बने हैं। गेट फंक्शन ने क्या किया है, आर की वैल्यू को जैसे 2
और पाई की वैल्यू 3.14 सेट कर दी है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, रेफरेंस पास कर दिया, इस पॉइंटर को जो मैंने स्टार बी पॉइंटर बनाया है उसको इसका रेफरेंस पास कर दिया है इस लाइन से। अब अगर मैं कैलकुलेट एरिया मेथड कॉल करूंगा तो प्योर वर्चुअल फंक्शन होने की वजह से ये वाला कोड नहीं चलेगा, ये वाला कोड चलेगा और एरिया ऑफ सर्कल आपको प्रिंट करके दे देगा। तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास का प्रोग्राम था, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भैया स्टैटिक कीवर्ड क्या है, उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है ना। व्हाट हैपन्स व्हेन इट इज अपेंडेड बिफोर ए वेरिएबल इन C++। स्टैटिक अगर आप वेरिएबल के आगे लगा दोगे तो क्या होता है। तो भैया स्टैटिक कीवर्ड क्या है, देखो मान लीजिए आपके पास ये एक क्लास है, मान लीजिए आपके पास ये एक क्लास है, ऊपर एक क्लास है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्लास है मान लीजिए ए नाम की, और इसके अंदर हमने एक इंट एक्स वेरिएबल बनाया है। मैंने इसके 3 ऑब्जेक्ट बनाए, A1 A2 और A3। ये जो एक्स वेरिएबल है इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को मिलेगा, एक्स यहाँ पे भी आएगा, एक्स यहाँ पे भी आएगा, एक्स यहाँ पे भी आएगा, और इनकी वैल्यूज़ अलग अलग भी हो सकती हैं, जैसे ये 2 है, ये 3 हो सकता है और ये 4 हो सकता है। सो एवरी टाइम यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, अ न्यू वेरिएबल ऑफ ए न्यू कॉपी ऑफ दीज वेरिएबल्स आर क्रिएटेड। इसको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल कह दो, ये होते हैं। लेकिन कई बार क्या कहते हैं कि भैया तुम 3 ऑब्जेक्ट बनाओ, तुम 300 ऑब्जेक्ट बनाओ, एक ही वेरिएबल बनेगा, तो मैं उसको स्टैटिक से डिफाइन कर देता हूँ, स्टैटिक इंट काउंट इक्वल टू 0। अब इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए काउंट वेरिएबल की एक ही कॉपी बनेगी जो सभी शेयर करेंगे। अगर ये काउंट प्लस प्लस करता है सॉरी, तो ये 0 + 1 करके ओरिजिनल वैल्यू में ही ऐड कर देगा। तो ये है आपका स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड्स के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है ना। ये लाइन रिपीट हो गई है आई थिंक। वेरिएबल्स और फंक्शंस इन द स्टैटिक कीवर्ड इन C+ इज यूज्ड इन सेवरल कॉन्टेक्स्ट। किसी भी वेरिएबल का, किसी भी फंक्शन का, किसी भी मेंबर का बिहेवियर मॉडिफाई करने के लिए हम स्टैटिक कीवर्ड को यूज़ करते हैं। स्टैटिक डाटा मेंबर्स क्लास को बिलोंग करते हैं, ऑब्जेक्ट को नहीं। 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाएंगे, क्लास को बिलोंग करेंगे। जब आप स्टैटिक वेरिएबल बनाते हो तो इसकी एक ही कॉपी बनेगी, एक से ज़्यादा कॉपी नहीं बन सकती। स्टैटिक आप वेरिएबल से भी बना सकते हो, फंक्शन से भी बना सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये सारे ऑब्जेक्ट्स असेस कर सकते हैं और इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। स्टैटिक फंक्शन स्टैटिक कीवर्ड से बनेगा और ये रूल्स हैं। स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक चीज़ों को ही कॉल कर सकता है और ये क्लास को बिलोंग करते हैं, ऑब्जेक्ट को बिलोंग नहीं करते हैं। तो ये स्टैटिक कीवर्ड का डेफिनेशन है। और अब स्टैटिक कीवर्ड का प्रोग्राम। तो यहाँ पे मैंने स्टैटिक कीवर्ड का प्रोग्राम क्या बनाया है, मैंने एक रखी है सेल्समैन क्लास। इसके अंदर 2 वेरिएबल बनाए हैं, एक n एक काउंट। ये स्टैटिक है, क्योंकि ये स्टैटिक हो गया है तो इसकी एक ही कॉपी बनेगी। मैंने नीचे 2 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है ना। इस लाइन को आप छोड़ देना, ठीक है ना, बाकी रखे रहोगे कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन छोड़ सकते हो नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, तीनों लाइनें लगी रहें तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 ऑब्जेक्ट बने हैं S1 और S2, तो n की इन दोनों को अलग अलग कॉपी मिलेगी। जब ये गेट फंक्शन कॉल करते हैं S1.get, तो ये n की वैल्यू पूछता है। जैसे आपने इंडिविजुअल सेल कितनी करी है, तो ये कहता है मैंने 5 की सेल करी है, ये कहता है मैंने 7 की सेल करी है। जो शो डाटा है वो स्टैटिक फंक्शन है। स्टैटिक फंक्शन क्या कहता है, काउंट वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है, जो मैंने यहाँ पे क्लास के बाहर आके स्कोप रेजोल्यूशन की मदद से इसकी वैल्यू 0 सेट करी है। तो काउंट की वैल्यू 0 है। जब भी आप शो डाटा कॉल करने को कहते हो तो शुरू में ये वैल्यू क्या शो करेगा कि भैया 0 है अभी। जब इंडिविजुअल सेल ऐड हो गई, ठीक है ना, तो गेट किया, शो के अंदर जब वो वैल्यू शो करवाता है कि मैंने 5 सेल करी है, तो इसी 5 को मैंने काउंट में ऐड करवा दिया है, एज यू कैन सी हियर। तो S1 क्या करेगा, इस 0 को चेंज करके 0 + 5 5 कर देगा। S2 क्या करेगा, इसको दोबारा चेंज करके 5 + 7 12 कर देगा। तो यहाँ पे मुझे वैल्यू शो करेगा 0, क्योंकि कोई सेल नहीं हुई है। यहाँ पे S1 अपना डाटा दे चुका है, तो मैं बता दूंगा कि S1 की सेल की वजह से टोटल सेल बढ़ गई है, 5 की हो गई है। और फिर बाद में मैं क्या करूँगा, जब शो ये कॉल करेगा तो फिर इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे कि भैया टोटल अब बढ़ गई है। 5 पहले बंदे की थी सेल, 6 दूसरे बंदे की थी सेल, टोटल सेल होगी 5 + 6 11, तो टोटल सेल हो गई है, ठीक है ना। तो ये आपके स्टैटिक वेरिएबल का, स्टैटिक फंक्शन का आपका ये प्रोग्राम था जो आप पेपर में अपने बना सकते थे, ठीक है ना। इसी के साथ 4th का डी क्वेश्चन खत्म हो गया। चलते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। अगेन 4 पार्ट, थ्योरी पार्ट्स, मेनली थ्योरी है। डू वाइल लूप आ गया है, एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा, वाइल लूप आ जाएगी, फॉर लूप आ जाएगी, गो टू स्टेटमेंट आ जाएगा, ब्रेक कंटिन्यू आ जाएगा,
रिलेशनल ऑपरेटर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन 5 नंबर का सी लैंग्वेज को रिलेट करता हुआ आ जाता है। कभी टर्नरी ऑपरेटर आया है, कभी रिलेशनल ऑपरेटर आया है, कभी फॉर लूप आई है, कभी डू वाइल लूप आई है, कभी गो टू आया है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हमारा डू वाइल स्टेटमेंट। डू वाइल लूप क्या है यार? एग्जिट लेवल स्टेटमेंट्स होती हैं। अगर आप एक लूप लगाते हो और लूप डू वाइल वाली है तो ये क्या करेगी? लूप के अंदर वाले कोड को बार बार चलाएगी। लेकिन डू वाइल क्या है? ये एग्जिट लेवल लूप है। इसका मतलब क्या है? कंडीशन ब्लॉक की शुरुआत में नहीं, कंडीशन ब्लॉक की एंड में होगी। इससे क्या होगा? आपकी कंडीशन चाहे पहली बार के लिए ही फॉल्स हो, ये वाला कोड एक बार तो चलेगा ही चलेगा फॉर श्योर। ये आपकी डू वाइल लूप होती है, ठीक है ना। फॉर लूप हो गई और वाइल लूप हो गई, ये एंट्री लेवल लूप्स कहलाती हैं, क्योंकि ब्लॉक में एंटर करने से पहले कंडीशन लगती है। जबकि डू वाइल लूप जो है ये एग्जिट लेवल लूप कहलाती है, क्योंकि ब्लॉक के एंड में लगती होती है, ठीक है ना। तो ये डू वाइल लूप का इंट्रोडक्शन था सिंटैक्स के साथ, और ये आपका मैंने सिंपल प्रोग्राम किया हुआ है। इसमें मैंने क्या किया है? डू वाइल लूप लगाई है कि भैया जब तक तुम जीरो नहीं डालोगे तब तक जो भी नंबर तुम डालोगे उसको मैं अपने सम में ऐड करता जाऊंगा। सम की शुरू में वैल्यू क्या थी? 0। मैंने उसको बोला एक नंबर डालो, उसने नंबर डाला 5। मैंने क्या किया? सम की वैल्यू बढ़ा के 5 कर दी। फिर दोबारा लूप चली, क्योंकि उसने 0 नहीं डाला था, मैंने 6 डाला, 5 + 6 हो गया 11, फिर 11 + 3 हो गया 14, फिर 14 + 2 हो गया 16। जब मैंने 0 डाला, 0 मतलब कि अब लूप रोक दे, तो ये लूप बंद हो गई। बाहर आके जब मैंने टोटल प्रिंट कराया तो उसको आंसर कितना प्रिंट करना चाहिए? 16, जो आपके सामने आंसर शो है। तो ये आपका डू वाइल लूप का प्रोग्राम था। आप इसको सिंपल भी कर सकते थे, 1 से 10 की काउंटिंग में प्रिंट करवा सकते थे, उतना कोई बड़ा इशू नहीं था। तो डू वाइल लूप वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भाई टेम्पलेट बताओ क्या होता है, क्लास टेम्पलेट और इसके एडवांटेजेस, ठीक है ना। तो टेम्पलेट्स पे चलते हैं। टेम्पलेट्स क्या है? मैंने आपको शुरू में ही बताया था अभी इसी वीडियो की शुरुआत में कि भैया जेनरिक डाटा टाइप, जेनरिक क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस बनाने के लिए हम टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जेनरिक क्लास और फंक्शन का मतलब क्या है कि एक प्रोग्राम जो तुमने बनाया है या एक फंक्शन तुमने जो बनाया है वो सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप्स के लिए चलता है, तो वो जेनरिक नहीं है। वो कैर के लिए या वो फ्लोट के लिए नहीं चलता है, नहीं चलता है तो वो जेनरिक नहीं है। लेकिन एक फंक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ डेटा टाइप सबके लिए चलता है तो वो जेनरिक कहलाएगा। टेम्पलेट क्या करते हैं? ऐसी क्लासेस और ऐसे फंक्शंस बनाने के काम आते हैं। इसको आप मैक्रो की तरह कंसिडर कर सकते हो। जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्पेसिफिक टाइप इज डिफाइंड फॉर एक्चुअल यूज, द टेम्पलेट डिफिनेशन फॉर दैट क्लास इज सब्स्टिट्यूटेड विद द, अब वही कहता है जब आप टेम्पलेट बनाते हो ना, तो टेम्पलेट क्या है? एक एम्प्टी ब्लॉक बना के रख देता है। जब आप इसको वैल्यू भेजते हो, जैसे इंटीजर की भेजते हो, तो ये चेंज होकर इंटीजर में चला जाता है। जब तुम इसको कैरेक्टर भेजोगे तो ये चेंज होकर कैरेक्टर हो जाएगा। टेम्पलेट एक प्लेस होल्डर का काम करता है। इस प्लेस होल्डर में जो डाटा टाइप की मदद से तुम इसको कॉल करोगे उस डाटा टाइप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्पलेट बनाने का सिंटेक्स, ऊपर टेम्पलेट क्लास टी, नीचे क्लास बनाइए अपनी और ये चल पड़ेगी। तो ये आपका सिंटेक्स था, डेफिनेशन था। अब उसके ने एडवांटेज पूछी थी और मैंने एक प्रोग्राम किया था। बेसिकली यार ये प्रोग्राम मैंने टेम्पलेट फंक्शन का बना दिया है, लेकिन आप क्लास का बना सकते थे। पर उसने यार टेम्पलेट का प्रोग्राम तो नहीं पूछा है, डेफिनेशन ही पूछी है, तो छोड़ भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेम्पलेट के फ़ायदे क्या है? आपका कोड छोटा हो जाता है, नहीं तो आपको इंटीजर के लिए अलग कोड लिखना पड़ता, कैरेक्टर के लिए अलग कोड लिखना पड़ता, फ्लोट के लिए अलग कोड लिखना पड़ता। अब एक ही कोड लिखेगा, ठीक है ना। ये रन टाइम मैक्रोस की तरह काम करते हैं कि रन टाइम पे इनका बिहेवियर चेंज होता है। जेनरिक कॉल बैक के लिए बहुत यूज़फुल है, टाइप सेव कोड बनाने के लिए बहुत यूज़फुल है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अल्टरनेटिव के तौर पे भी काम किए जा सकते हैं। तो ये फ़ायदे हैं आपके टेम्पलेट्स के। ये मैंने फंक्शन टेम्पलेट का सैम्पल यहाँ पे डाल दिया है, लेकिन इतनी कोई दिक्कत नहीं है, समझाने में कोई इशू नहीं था, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि प्रोग्राम ही लिखना है टेम्पलेट का, ठीक है ना। तो क्लास टेम्पलेट का प्रोग्राम शायद आपको पिछली वीडियोज़ में दिसंबर 2022 से जून 2023 के क्वेश्चन पेपर में जरूर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, ज़रूरत क्या है वो। अगेन प्रोग्राम नहीं पूछा है तो भैया प्रोग्राम नहीं बताएंगे, बाकी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो वर्चुअल फंक्शन क्या है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगर आपने इंप्लीमेंट करना है तो वर्चुअल फंक्शन की मदद से होता है। डायनामिक डिस्पैच का भी काम यही करते होते हैं। वर्चुअल फंक्शन बेस क्लास के अंदर डिक्लेयर हो जाते हैं और डिराइव्ड क्लास इनको ओवरराइड करती हैं, ठीक है ना। ये क्या करती हैं? बेस क्लास के लिए कॉमन इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम वर्चुअल फंक्शंस करते हैं, और इम्प्लीमेंटेशन चेंज करने का काम डिराइव्ड क्लासेस के अंदर मिलता होता है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए आप इसको यूज़ करते हो। जब आप वर्चुअल फंक्शन को कॉल करते हो तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा ये
कैसे सॉल्व किया जाता है, ये रूल है। कहता है कॉल टू द वर्चुअल फंक्शन कैसे रिजॉल्व होगी, किस टाइप का ऑब्जेक्ट आपने भेजा है, और नॉन वर्चुअल फंक्शन को कैसे होगी, किस क्लास का पॉइंटर इसको कॉल कर रहा है। तो वर्चुअल फंक्शन को टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के बेस पे रिजॉल्व किया जाता है, नॉन वर्चुअल फंक्शन को टाइप ऑफ पॉइंटर के बेस पे रिजॉल्व किया जाता है। रिजॉल्व का मतलब गेट फंक्शन बेस में भी पड़ा है, गेट फंक्शन डिराइव्ड में भी पड़ा है, कौन सा गेट कॉल करना है, ये इशू रिजॉल्व होता है वर्चुअल फंक्शन में रेफरेंस के बेस पे कि किसका रेफरेंस पास किया है, और नॉन वर्चुअल फंक्शन में पॉइंटर के बेस पे कि किस क्लास का पॉइंटर बनाया है, ये चीज़ होती है। अब ज़रूरत क्या है पॉइंटर की, तो भैया पॉलीमॉर्फिज्म अगर इम्प्लीमेंट करना है मुझे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, डायनेमिक बाइंडिंग रन टाइम इन्वायरमेंट को जब मैंने इंप्लीमेंट करना है तब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सिंपल सा नीड ऑफ वर्चुअल फंक्शन था। और प्रोग्राम अगेन जो अभी मैंने समझाया है आपको कैलकुलेट एरिया वाला प्रोग्राम, वही प्रोग्राम आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते थे, ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या किया है, बस एक चेंज किया है कि मैंने एम्प्टी डिक्लेरेशन नहीं करी है, तो ये प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं है। बाकी सारा कोड मैंने सेम रखा है, सर्कल का कंस्ट्रक्टर बना लिया है, ठीक है ना, पॉइंटर बनाया बेस क्लास का, लेकिन रेफरेंस पास कर दिया सर्कल का ऑब्जेक्ट। तो जब ये कैलकुलेट एरिया कॉल करेगा तो ये इसको कॉल नहीं करेगा, इसको कॉल करेगा, क्यों, क्योंकि ये वर्चुअल फंक्शन है। अगर ये वर्चुअल फंक्शन नहीं होता तो ये वाला इस कोड को चलाता, जीरो आंसर रिटर्न कर देता फिर, ठीक है ना। तो ये आपके वर्चुअल फंक्शन होता क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है, और उसका एक प्रोग्राम, ठीक है ना। प्रोग्राम से आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है पेपर की। अगर आपको 4 या 5 पॉइंट ही याद हैं तो 5 नंबर का क्वेश्चन जस्टिफाइड नहीं ना होगा। तो ऐसे में प्रोग्राम बनाना आसान रहता है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है तो प्रोग्राम से आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब भी प्रोग्राम लिखो ना, ये कमेंट जरूर लिखा करो, एज यू कैन सी हियर, जैसे मैंने यहाँ पे ये कमेंट डाला हुआ है। कमेंट से टीचर को समझने में आसानी होती है, कमेंट्स जरूर लगाया करो, आउटपुट भी लिखा करो, टीचर को पता चलता है कि भैया आपको आता है कोड। तो वर्चुअल फंक्शन के बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है। अब यार ये ना थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन था कि व्हाट डिज़ाइन कंसेप्ट्स यू वुड कीप इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन की। जब आप ऊप्स की कोई एप्लीकेशन बनाने लगते हो तो किन कंसेप्ट्स को ध्यान रखोगे, और इसके एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करो। तो मुझे जो मिल रहा था मैंने तो भैया यही बताया है कि वही जो ऊप्स के फीचर्स हैं, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, उन्हीं कंसेप्ट्स को आपने फॉलो करना है, ठीक है ना। और ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हो तो कई की कंसेप्ट्स और प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, ताकि आपका सॉफ्टवेयर जो आपका जो कोड है वो मॉडुलर हो, मेंटेनेबल हो और स्केलेबल हो, ठीक है ना। इन प्रिंसिपल ऊप्स फीचर्स को जब भी आप कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करने जाते हो तो फॉलो करोगे। इनकी एक्सप्लेनेशन कई वीडियोज़ में है, तो मैं यहाँ पे अब आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, आप इसी से समझ लोगे, कुछ खास नहीं है समझने वाला। इसी वीडियो में ये टॉपिक शायद मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, ठीक है ना। एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल में मुझे प्रोग्राम करने को कहा था। यार ये प्रोग्राम थोड़ा टफ है क्योंकि सारे फीचर्स को इम्प्लीमेंट करना था। मैं अभी प्रोग्राम समझा रहा हूँ बट आप लोग स्किप कर सकते हो क्योंकि ये प्रोग्राम इतना आसान नहीं है। इस प्रोग्राम में मैं वेक्टर क्लास और एल्गोरिदम क्लास के फीचर्स को कॉल करूँगा, तो मैंने इनको इंक्लूड कर लिया है। एक बुक क्लास बनाई है, बुक का टाइटल और ऑथर लेने के लिए 2 स्ट्रिंग वेरिएबल रखे हैं। बुक क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाया है, तो कंस्ट्रक्टर बनाया है तो कॉन्स्ट का मतलब ये है कि ये कांस्टेंट आर्गुमेंट है, इन आर्गुमेंट को चेंज नहीं किया जाएगा। फिर इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग एंड एज अ रेफरेंस मैंने कॉल किया है। कॉन्स्ट को जब भी करते हैं तो रेफरेंस के बेस पे कॉल करते हैं। और फिर टाइटल कॉलन टाइटल, इसका मतलब इस टाइटल में ये वाला टाइटल डाल देगा, और ऑथर इक्वल टू ऑथर, तो ऑथर में ऑथर डाल देगा। डिस्प्ले फंक्शन में सिंपली टाइटल और ऑथर को डिस्प्ले करवाया है। मेंबर क्लास बनाई है, जो मेंबर है वो बुक्स इशू करेंगे, तो मेंबर क्लास के अंदर मैंने उस मेंबर का नाम क्या है, और मल्टीपल मेंबर्स एक बुक को इशू कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाने के बजाय वेक्टर की मदद से बुक क्लास का बोरोड बुक्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। पब्लिक क्लास में क्या किया है, इसका कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज किया है सेम जैसे आपने ऊपर किया है, ये कंस्ट्रक्टर है। जब भी वो बोरो बुक करता है तो मैं क्या करता हूँ, इस बोरो बुक्स की लिस्ट में कि इस बंदे ने कौन सी बुक्स बोरो करी हुई हैं वो इस लिस्ट में डाल देता हूँ यूजिंग द पुशबैक मेथड। पुशबैक मेथड क्या करता है, ये बोरो बुक्स नाम की क्या करेगा, बोरो बुक्स नाम की एरे बना के रख देगा। जैसे मैंने सी लैंग्वेज की बुक ली है तो यहाँ पे डाल दी, सी प्लस प्लस की बुक इशू करी है तो ये डाल दी, जावा की बुक भी खरीदी हुई है तो ये बुक डाल दी। तो बोरो बुक आपका क्या कर रहा है, इसके अंदर चीज़ें डालता जा रहा है। आगे चलते हैं। जब वो बुक रिटर्न करता है, जब वो रिटर्न करता है तो रिटर्न क्या करता है, जैसे आपकी ये लिस्ट बनी हुई थी
मैंने अभी सी डाला, C++ डाला, जावा डाला, तो पहली बुक जो टॉप पे है वो सबसे पहले रिटर्न हो जाएगी। तो बोरो बुक्स डॉट अरेज, मतलब आपने जो बोरो बुक्स बनाई है इसमें से एक वैल्यू में इरेज करूंगा। कैसे इरेज करूंगा? रिमूव फंक्शन की मदद से। रिमूव फंक्शन कहता है कि भैया मुझे स्टार्ट और एंड बताओ पहले। तो मैंने बताया कि बोरो बुक्स का बिगिन और बोरो बुक्स का एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसके अंदर बुक क्लास के ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं यहाँ पे। फिर बोरोड बुक डॉट एंड पे जाके कि वहाँ से आपने चीज़ को रिमूव करना है। जो बुक रिमूव हुई है, जैसे जावा की बुक रिमूव हुई है, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया कि ये जावा की बुक आपने रिटर्न कर दी है। कितनी बुक्स अभी रहती हैं, कितनी बुक्स मेरी रहती हैं बोरो की हुई, वो दिखाने के लिए मैंने ये डिस्प्ले बोरोड बुक्स नाम का मेथड बनाया है। यू डोंट हैव टू प्लेस द कॉन्स्ट फंक्शन, लेकिन एक लूप लगा के मैंने बोरोड बुक्स के डिस्प्ले मेथड को कॉल किया है। दो बुक्स के मैंने एग्जांपल दी है, बुक 1 और बुक 2। एक मेंबर बनाया है अमित। मेंबर 1 जो है पहले बुक 1 को इशू करता है, फिर बुक 2 को इशू करता है, फिर वो कहता है कि मेरे को बोरोड बुक्स डिस्प्ले करवा दो, फिर एक बुक वो रिटर्न कर देता है बुक 1, और फिर दोबारा डिस्प्ले बुक्स को शो करवाता है। उसके बाद मैंने क्लीन अप फंक्शन प्रोसेस किया है कि तीनों फंक्शंस को, तीनों ऑब्जेक्ट्स को, बुक 1, बुक 2 और मेंबर को यहाँ पर डिलीट कर दिया है। तो इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी? देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया है, बुक 1 इशू करी थी तो मैसेज आ गया कि अमित ने एक बुक इशू करी है। अमित ने दूसरी बुक्स भी इशू करी हैं। कौन कौन सी बुक इशू करी है तो बताई है कि भैया ये बुक और ये बुक इन्होंने इशू करवाई है। फिर उसने बुक रिटर्न कर दी तो अमित ने ये बुक रिटर्न करी है। उसके अलावा जब ये रिटर्न कर दिया है राहुल सिंह, पहली वाली बुक 1984 वाली बुक लिस्ट से हट गई है, तो बोरोड बुक्स की लिस्ट में कौन सी बची है? सिर्फ यही 1999 बाय राहुल सिंह। तो यही आपकी बुक्स की डिटेल है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोग्राम थोड़ा टफ था, आई नो, आप इसको स्किप कर सकते थे। यू डोंट हैव टू मेमोराइज दिस प्रोग्राम, वैसे भी बहुत बड़ा लेंथी है, ये याद नहीं होगा। आप थ्योरेटिकली कवर अप कर लेना इसको। इसी के साथ मेरा ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है, ठीक है ना। मैंने ये BCS 031 का दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर ख़त्म कर दिया। आज की वीडियो यही ख़त्म करेंगे, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, चीयर्स।